एनर्जेटिक्स। और उस बायो एनर्जेटिक्स के अंदर मैंने आपको सबसे पहले तो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद आपको एक उसका ओवरव्यू दिया था कि बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, कितने प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है, यानी कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस होता है और एक रेस्पिरेशन होता है, जिनके ऊपर ये पूरा एनर्जी का एक समझ लें, एक पूरी एनर्जी डिपेंडेंट है कि एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। अब हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर आपसे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की बात हुई थी कि आपके पास जो प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर करने का तरीका है वो फोटोसिंथेसिस है, जिसके जरिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। और प्लांट उसमें बनाता क्या है, अपने लिए ग्लूकोज बनाता है और हमारे लिए वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये दो चीजें बनाने के लिए जो प्लांट फंक्शन करता है उस फंक्शन को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोसेस हम पढ़ रहे होते हैं कि प्लांट ने जो है वो सन से सनलाइट कैप्चर की, सनलाइट कैप्चर करने के बाद उसने जो है वो वाटर का इस्तेमाल किया और जो क्लोरोफिल उसके पास था उसका इस्तेमाल किया, इन तीन चीज़ों को मिलाया और इन तीन चीज़ों को मिला के उसने ऑक्सीजन गैस बना ली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। लेकिन जब हम बायोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं तो बायो में हमें पता चलता है कि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हमने इसे पढ़ा है। इस प्रोसेस का एक पूरा मेथड है, पूरा एक तरीकेकार है जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, और इससे पूरा काम प्लांट के अंदर होता है बहुत तरतीब के साथ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि हर प्लांट में, चाहे वो ग्रीन प्लांट हो या फिर एल्गी हो, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। उसके सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनील होता है जिसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जिसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड मतलब समझ लें इसके अंदर का एक पानी जो कि प्रोटीन से बना हुआ पानी है, जिसको आप नाम देते हैं स्ट्रोमा का। जिस तरह से न्यूक्लियस के अंदर के पानी को, वाटर लिक्विड को आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर के वाटर कंटेंट को आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर के जो आप लिक्विड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, उसको आप कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में उसके पूरे स्ट्रक्चर में जगह जगह पर छोटे छोटे से पाइल्स बने हुए होते हैं एक खास मेम्ब्रेन के, जिसे आप कहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, पाइल किसको कहते हैं, आपने देखा है कभी टीचर्स आपसे कॉपीज कलेक्ट करती हैं तो कॉपीज कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठी करके रख देती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह कॉपीज का पूरा एक बंच क्रिएट करती हैं। वो जो कॉपीज एक के ऊपर एक करके रखी हुई होती हैं, इस पूरे बंच को आप कहते हैं पाइल। ठीक है, तो आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन भी क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल इसी पाइल की तरह मौजूद होती है। एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी तो उसे आप थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहेंगे, और पूरा पाइल होगा तो उसको आप ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, ग्रेनम और ग्रेना दो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको फाइलम और फाइला पढ़ाया था, जेनरा और जेनस पढ़ाया था, यानी कि सिंगुलर आपका ग्रेनम कहलाता है और प्लूरल आपका ग्रेना कहलाता है। इसकी डायग्राम में आपको शो करवाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर होगी। क्लोरोप्लास्ट की जो हमारी डायग्राम है उसमें आप अगर गौर से देखें तो ये जो चीज बनी हुई है ये पूरा पाइल कहलाता है, यानी एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन मौजूद है। एक मेम्ब्रेन को आप क्या कह रहे हैं, थाइलेकोइड, और एक पूरे पाइल को आप क्या कह रहे हैं, ग्रेनम। ठीक है, उसके अलावा जो बीच में ये पूरा खाली हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसमें सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है और इस फ्लूइड को आप कहते हैं स्ट्रोमा। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अब आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का काम हो रहा है, यानी कि एक लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, एक पूरा केमिकल रिएक्शन आपके अंदर चल रहा है। तो ये जो चल रहा है ये किस किस तरीके से होता है, ये दो तरीके से हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और फिर किस में स्टोर हो जाती है, एटीपी में स्टोर होती है और NADPH2 में स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहले भी बताई थी, और NADPH2 की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड निकोटीन एमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, याद करने में टाइम लगेगा इसको, लेकिन इसे याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो ऐसे खास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करता है जब वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है,
ये जो कन्वर्जन होती है ये होती कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सूरज से निकलने वाली एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट मौजूद होता है। ठीक है, वो जो पिगमेंट उसके अंदर मौजूद है उस पिगमेंट को आप कहते हैं क्लोरोफिल। अच्छा, ये दो आपके पास कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और ये जो कन्वर्जन होती है, ये जो कन्वर्जन होती है ये कहाँ होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, जहाँ सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब पिगमेंट जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का पिगमेंट है वो कौन सा होता है? वो क्लोरोफिल है। आपको मालूम है क्लोरोफिल में ये पावर होती है कि वो उसको लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, अब आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का काम चल रहा है, यानी आपके पास नहीं, आपके प्लांट में जो चल रहा है, वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का काम दो तरीके से होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि जिसके अंदर आपको सोलर एनर्जी की, सूरज से निकलने वाली लाइट की जरूरत पड़ती है। और जो दूसरा रिएक्शन है वो आपका डार्क रिएक्शन कहलाता है, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके अंदर आपको सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, और ये प्रोसेस आपके प्लांट में रात के वक्त होता है। ठीक है, अब किस तरीके से हो रहा है ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके सामने मौजूद है कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें फिलहाल एक ही पाइल दिखाया हुआ है, वरना एक पाइल नहीं होता, बहुत सारे होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के पाइल्स। अब हो क्या रहा है? सूरज से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी कैप्चर कौन कर रहा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कैप्चर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। अब वहां पे सोलर एनर्जी कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो वाटर आप सप्लाई कर रहे हैं प्लांट को, वो प्लांट का वाटर इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो एक पूरा रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यानी वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और इसके अंदर से प्रोटॉन निकल जाता है, जो कि प्रोटॉन इस क्लोरोप्लास्ट ने इस्तेमाल करना है बाद में आगे अपना एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। और इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी और वो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस बन के बाहर आ जाएगी। क्या हुआ इसके अंदर? जो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर गया, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, टूटने के बाद उसमें से ये जो H है यानी हाइड्रोजन है, वो प्रोटॉन की फॉर्म में अंदर रह जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी बनने के बाद स्टोर किस में हो रही है? एटीपी में स्टोर हो रही है और NADPH2 में स्टोर हो रही है। और फिर उसके बाद ये चीज आगे जाके जिस चीज के अंदर दोबारा से इस्तेमाल होगी वो साइकिल आपकी कैल्विन साइकिल कहलाती है, जो कि आपका कहलाता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब लाइट रिएक्शन क्या है? पहले तो हम लाइट रिएक्शन को पढ़ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। लाइट रिएक्शन यानी कि टर्म लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके अंदर लाइट की मदद से सारा काम चल रहा है। और ये काम जो होता है ये काम फोटोसिंथेसिस का दिन के वक्त होता है, जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर लाइट एनर्जी करती क्या है? जब लाइट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आई, इसने इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा, तोड़ने के बाद इसके अंदर से इस प्रोटॉन को अलग किया और ऑक्सीजन गैस को बाहर इमिट कर दिया। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, जिसको आप फोटोलिसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि लाइट की मदद से किसी चीज का टूटना कहलाएगा फोटोलिसिस। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लाइट की मदद से टूटता है, इससे प्रोटॉन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, और ये प्रोटॉन आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है? एक मास्टर प्रोडक्ट, जो कि प्लांट की सबसे बड़ी नीड है, ग्लूकोज। ठीक है, वो चीज जो कि प्लांट का खाना है वो इस तरीके से बनता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है आपके पास, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जो है उसे कैप्चर करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था उसके अंदर कि आपके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस टाइप की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है,
ये सब क्या करते हैं, ये करते हैं ये हैं कि ये लाइट के अंदर आपके पास 7 रंग हैं, 7 कलर्स हैं। इन 7 कलर्स की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं। वो जो आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस की बुक में कि रेनबो फॉर्मेशन होती है, तो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले रेड कलर आ रहा है, उसके बाद येलो आ रहा है, उसके बाद ऑरेंज आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, पहले हमेशा जो है वो मतलब जिस कलर की जो जगह है हमेशा रेनबो में वो कलर वहीं पे आपको नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसलिए क्योंकि उनकी मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ है, उनका साइज है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे होगी, जिसका साइज उससे बड़ा होगा वो उससे ऊपर होगी, जिसका उससे बड़ा होगा वो उससे ऊपर होगी। इस तरीके से ये सातों लाइट्स अरेंज होती हैं, ठीक है। इन सातों लाइट्स को अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ पिगमेंट्स मौजूद हैं क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो 3 तरह की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहली है वॉयलेट, दूसरी है ब्लू और तीसरी है रेड, ठीक है। वो 3 तरह की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट, ब्लू और रेड। और फिर उसके बाद इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिफ्लेक्शन वो क्रिएट करता है वो रिफ्लेक्शन ग्रीन कलर की होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन हमेशा वो ग्रीन कलर का देता है। तीनों को एब्जॉर्ब करता है लेकिन रिफ्लेक्शन हमेशा ग्रीन कलरेशन में नजर आता है, जो आपको लीव्स में अमूमन कलर दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी आपको लीव्स में वॉयलेट कलरेशन भी दिखाई देती है। अगर आप गौर करें तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ऊपर से ग्रीनिश कलर होता है लेकिन नीचे की सतह पर आपको पर्पल कलर दिखाई देता है या वॉयलेट कलर दिखाई देता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये पिगमेंट्स मौजूद हैं, जो कि और पिगमेंट्स मौजूद हैं और क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं, वो चीजें मौजूद हैं। और उसके अंदर पिगमेंट मौजूद है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। ये दो चीजें मिलती हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपना काम करती हैं, जिस काम को आप कहते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम कहलाता है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं कहा मैंने कहा फोटो सिस्टम, यानी कि लाइट से चलने वाला एक सिस्टम, एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दो चीजों की मदद से। एक तो पिगमेंट की मदद से और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स की मदद से। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम्स चल रहे होते हैं, और दो तरह के फोटो सिस्टम्स भी ऐसा नहीं कि मतलब एक एक फोटो सिस्टम मौजूद हो। वो दो तरह के फोटो सिस्टम थाउजेंड्स की तादाद में मौजूद होते हैं, जो मुसलसल मुसलसल काम कर रहे हैं। जैसे आपके अंदर जो है वो सेल मौजूद है। अब एक सेल में मुसलसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है, लेकिन आपके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स मौजूद हैं, जिन सेल्स में मुसलसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम हो रहा है, और हर सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और उस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी एक फोटो सिस्टम नहीं बल्कि दो फोटो सिस्टम चल रहे हैं, और वो दो दो फोटो सिस्टम भी थाउजेंड्स की तादाद में चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में चल रहे हैं। दोनों फोटो सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी आई, ठीक है। जैसे ही लाइट एनर्जी आई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, वहां सबसे पहले क्लोरोफिल ने उस लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया। कौन कौन सी लाइट्स को एब्सॉर्ब किया उसने? वॉयलेट को, ब्लू को, और तीसरी लाइट कौन सी थी? सब जाग रहे हैं? यहाँ पर जरा मैं स्टॉप करके जरा पूछूं तो, ये इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताया था कि जो वाटर आप देते हैं उस वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब जो आपके पास यहाँ पर ये प्रोटॉन मौजूद है, ये आगे रिएक्शन करेगा, और इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जो मौजूद है वो आगे जाके क्या काम कर रहा है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रोटॉन आया, उस प्रोटॉन की मदद से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चला जाएगा रिएक्शन सेंटर के अंदर। रिएक्शन सेंटर आप उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर रिएक्शन हो रहा हो, उसे आप रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये पूरा काम इस वक्त जो चल रहा है ये चल रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने जंप करके रिएक्शन सेंटर के अंदर गया, और यहाँ से उसने क्या फॉर्मेशन की? एटीपी की फॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एटीपी बना, फिर उसके बाद यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे रिएक्शन सेंटर के अंदर गया, जहां पर दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, जिसे आपने क्या कहा है? NADPH2। यहाँ H2 नहीं लिखा हुआ लेकिन ये NADPH2 ही है, ठीक है। दो तरह की चीजें बनी, पहले एटीपी बना और फिर NADPH2 बना।
अब आप ये सोचेंगे कि एटीपी और NADPH2 अचानक से कैसे बन गया? बेटा ये इस तरह से बनता है कि आपके प्लांट में ऑलरेडी एडीपी और NADP मौजूद है, ठीक है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और NADP ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है आपके प्लांट के अंदर, ठीक है? अब जब ये प्लांट के अंदर मौजूद है, जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ऐड होता है, यानी एक फॉस्फेट का ग्रुप ऐड होता है, तो फॉस्फेट का ग्रुप ऐड होने के बाद ये क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट थी इसके अंदर, एक फॉस्फेट और ऐड हुई, जिसकी मदद से यहाँ पर ये किस चीज में चेंज हो गया? एटीपी के अंदर चेंज हो गया, ठीक है? तो ये वाला काम एक तो आपके अंदर चल रहा है, दूसरा आपके अंदर नहीं, सॉरी, प्लांट के अंदर चल रहा है, ठीक है? और दूसरा काम क्या हो रहा है वहां पे कि NADP जो ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद था, ये रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? NADPH2 में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसके नाम में आगे रिड्यूस लिखा हुआ है कि इसकी एनर्जी रिड्यूस हुई है, ठीक है? किस चीज में बदल जाता है? ये बन जाता है NADPH2, ठीक है? ये दो चीजें जो बन गई, अब ये दो चीजें करती क्या है? ये दो कंपाउंड एक प्लांट के अंदर तैयार हो गए। अब ये दोनों कंपाउंड तैयार होने के बाद आगे मजीद जो कन्वर्जन हमें करनी है, यानी कि एक प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, हाइड्रोजन जो आपने वाटर से हासिल की वो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सराउंडिंग से प्लांट हासिल करता है वो, ये दोनों चीजें मिलती हैं और मिलने के बाद एक कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज, जो कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लांट की, जो कि लाइट रिएक्शन की मदद से बनती है, ठीक है? यहाँ कहते हैं, ठीक है? इसमें आपको फोटोन नहीं मिलती, और इसी वजह से ये काम हमारे पास मोस्टली किस वक्त हो रहा होता है? ये रात के वक्त हो रहा होता है। अब इसके अंदर जो आपने एटीपी और NADPH2 बना दिया, लाइट रिएक्शन के दौरान में आपने बना लिया, और वो बनने के बाद कहाँ पे डिसॉल्व हो गया है? स्ट्रोमा में डिसॉल्व हो गया। स्ट्रोमा आपको बताया था किस चीज को कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड को आप स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है? अब ये दोनों चीजें आपके पास कहाँ मौजूद हैं? स्ट्रोमा में मौजूद हैं। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, किस चीज के लिए? ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और प्रोटॉन की मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकें। ये काम करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब इसके अंदर आपके पास जो है ये साइक्लिक फेज कहलाता है। साइक्लिक फेज किस चीज को कहते हैं आप? कि जो चीज रिपीट हो रही हो, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हो, यानी एक चीज बनेगी दूसरी चीज बनेगी। यानी समझ लें कि अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज बताई थी कि प्लांट क्या करता है कि जो दिन में अपने लिए वो ग्लूकोज बना रहा होता है, तो ग्लूकोज बनाते वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर से निकाल रहा है। अब रात में वो क्या करेगा? जो चीज वो बना रहा है साथ साथ उस चीज को वो यूटिलाइज भी करेगा। यानी कि पहले कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा उसके अंदर से, और फिर उसके बाद दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होंगे, फिर दोबारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी कि बार बार आपके पास एटीपी बनेगा, NADPH2 बनेगा, फिर एटीपी बनेगा, फिर NADPH बनेगा। जैसे इस डायग्राम को अगर हम दोबारा से देखें, क्या हो रहा था? आपके पास ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है? वाटर इसके अंदर आया, इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस निकल गई, ठीक है? इसने क्या किया? एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन की, जो यहाँ गया और जिसने यहाँ पर जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की, यानी यहाँ शुगर बन रही है। ये जो शुगर है इसको आप कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है और इधर से शुगर बन के निकल रही है, यानी कि प्लांट के अंदर स्टोर हो रही है। अब दोबारा से एरो इधर आया, इसका मतलब क्या है कि अब ये शुगर वापस टूटी, टूटने के बाद इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद इधर से इसके अंदर जो आपके पास फॉस्फेट का एक ग्रुप जो था, तो फॉस्फेट का एक ग्रुप निकल गया था, इधर एटीपी इधर आया था, तो एटीपी टूट गया था। टूटने से उसमें से एक फॉस्फेट का ग्रुप निकल गया था, तो इधर आपके पास दोबारा एडीपी बन जाता है, दोबारा NADP बन जाता है, ठीक है? दोबारा से वो NADP और ADP इधर जाएगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ, और फिर दोबारा वो अपने अंदर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। ऐड करने के बाद फिर एटीपी बनाएगा, फिर NADPH बनाएगा, और फिर दोबारा इस साइकिल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला स्टेप, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है आपके पास, वाटर ऐड हुआ है इसके अंदर, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है? यहाँ से एनर्जी एटीपी बना रही है, और क्या बना रही है? NADPH बना रही है, उसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है। ये दोनों चीजें यहाँ गई, इन्होंने
ग्लूकोज फॉर्मेशन में मदद की, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन में मदद करते वक्त जब ये अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करेंगी, तो एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा, ये एटीपी एडीपी में टूट जाएगा और एनएडीपीएच किस में टूट जाएगा, एनएडीपी में टूट जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें टूट गई यहाँ पे और इन्होंने ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल कर लिया। अब दोबारा से ये शुगर का मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और इसके अंदर से जो एनएडीपी और एडीपी है ये दोबारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे ताकि इनके अंदर मजीद एनर्जी ऐड हो सके और ये एटीपी और एनएडीपी में एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपके पास चलता है डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट आप बनाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को अगेन तोड़ते हैं, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और दोबारा से आप एडीपी और एनएडीपी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा वही चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। अब इस फेज के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, इस फेज को इन्होंने एक और नाम दिया है, वो है केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसल साइकिल इसको क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको इन्होंने कहा है केल्विन बेंसन साइकिल। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली फ्रॉम एयर, सम ऑफ इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से हासिल हो रही है वो, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से हासिल हो रही है, रेस्पिरेशन से हासिल हो रही है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का भी काम चल रहा होता है। ठीक है, तो ये 2 जगह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, कैप्चरिंग शुगर अ पेंटोज शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो वो दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिल रही है। तीसरी चीज, एंजाइम्स जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और चौथी चीज, एनर्जी जो एटीपी और एनएडीपीएच2 से मिल रही है, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हो रहा था, यानी कि लाइट की मदद से जो एटीपी और एनएडीपीएच2 की फॉर्मेशन हो रही थी, उससे अब जो एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं वो। तो ये 4 चीजें इस C3 साइकिल के अंदर मौजूद होती हैं, इसीलिए इसको आप कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर मुसलसल आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, तो ग्लूकोज में भी आपके पास कार्बन है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी कार्बन मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई है।